नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी पीएचटी या फिर पीआरटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद में फिर अन्य जो सब्जेक्टों से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी एचपीएससी वाला एग्ज़ाम दिया था, एचपीएससी पीजीटी वाला या हिंदी, तो इन सभी के जो रिजल्ट और साथ में जो मार्क्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने अपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, इसमें जाकर आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो क्या है, यहाँ पर एक विशेषता नहीं है अधिगम की, वो कौन से वाली है? और जो ऑप्शन एक में है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत देखें तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं अधिगम की। अधिगम लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे, सिर्फ इसको छोड़कर। अधिगम की एक विशेषता नहीं है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ये समीपस्थ का है, नैमित्तिक है, प्राचीन है या चीन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो नैमित्तिक जो सिद्धांत है, ये भी हम इसे कह देते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किन के अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा, किसके अनुकूलन पर बल देता है? और ये किस पर देगा? व्यवहार पर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो रूसी मनोवैज्ञानिक है, ईवी पावलोव। अभी तक आपने सिर्फ ये भी पता होगा कि ईवी पावलोव है, लेकिन इनका नाम क्या था? इवान पत्रोविच पावलोव, ये इनका नाम था। 1904 में जब इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, और पावलोव ने ये जो प्रयोग है इसमें बताया था कि संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से है, और इसके मानने वाले विशेष रूप से व्यवहारवादी होते हैं। और उनका कहना था कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक प्रतिक्रिया है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आपने याद रखना है, आईपी पावलोव का है, और किस पर बल देता है? व्यवहार पर। सीखना एक प्रकार से उद्दीपक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, ये भी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में नहीं है? तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम का प्राथमिक नियम है इनमें एक नहीं है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास, प्रभाव या तत्परता का नियम। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने 3 मुख्य और 5 गौण जो नियम है ये बतलाए थे। तो प्राथमिक जो नियम है इनमें नहीं है, मतलब जो 3 मुख्य नियम थे इनमें नहीं है। कौन से वाला? ये वाला साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। 3 मुख्य नियम थे, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, और ये किसने कहा है? स्किनर, रोस, एबिंगहॉस या एमएल बिग्मी ने? किस सीखने का वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है? और ये जो मानने वाले थे एबिंगहॉस। तो इसके लिए यह सीखने के वक्र अभ्यास और सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने को अधिक प्रभावी
मानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण। किसके उदाहरण है ये? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण। स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रकार्यात्मक स्थिरता के। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण। अब जो ऑप्शन ए में है किसके थे? स्वतः शोध के। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से सामाजिक मूल्य पर कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है इनमें? सहायता परक, प्राथमिक, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य की बात करें ऑप्शन ए वाला है, सहायता परक व्यवहार। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को संकट की परिस्थिति में उलझा हुआ देखते हैं तो उसमें सहायता परक व्यवहार करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। और एक विचारधारा के मनोवैज्ञानिक समाज जीवन विज्ञान के प्रभाव में सहायता परक व्यवहार को जैविक संरचना का परिणाम माना जाता है। और सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है जैसे आप किसी को गिरा हुआ देखते हैं तो आप उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं, तो इस प्रकार से जहाँ पर आप किसी को मतलब सहायता करने के लिए जाते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो कौन सा यहाँ पर अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में नहीं है? कौन सा? ये वाला, विषय वस्तु का स्वरूप। अब जो अधिगम है इसका मतलब क्या है? सीखना से। तो अधिगम की प्रक्रिया जो क्या जीवन भर चलती रहती है जब तक मनुष्य का जीवन है। और अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और अधिगम की इच्छा, प्रेरणा तथा रुचि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल होता है। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार समज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व मूर्त या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार समज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था की बात करें, ये जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है यही है, क्योंकि पहले इंद्रजनित गामक अवस्था ये वाली थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये वाली थी और चौथी मूर्त या औपचारिक ये वाली थी। जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बतलाई थी। इसके बाद है गिरोह अवस्था। किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था 16 से 19 वर्ष की, 3 से 6, 8 से 10 या 16 से 19 वर्ष एवं समज्ञानात्मक। तो गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है? तो ये जो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण वाली है। इसके बाद आ जाता है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? संज्ञानात्मक अधिगम का प्रयोग एवं भूल, संकेत या स्थान से। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है, प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है, और जिसमें हमें साचार्यवाद तथा विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम दिखाई देता है। थॉर्नडाइक ने वर्ष 1898 में प्रतिपादित अपने सिद्धांत को शीर्षक अधिगम के प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया था। तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें होगा। इसके वजह में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से आई.पी. पावलो, चोम्स्की, बिने या मास्लो। तो भाषा विकास से संबंधित है कौन सा है? ये वाला ऑप्शन सी वाला, चोम्स्की। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की एक विशेषता नहीं है? मतलब बाल्यावस्था जो है इसकी एक विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, कौन से वाली? ऑप्शन एक वाली, कि भविष्य की योजना की सूझबूझ का होना। अब बाल्यावस्था में बच्चों का जो बौद्धिक विकास है कौन कौन सी विशेषताएं उसमें होंगी? सहज प्रवृत्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास होगा, रुचि में विस्तार होगा, चिंतन का विकास होगा, समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि और विकास ये भी होगा, और सृजनात्मकता का विकास होगा। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत
जो काल्पनिक व्यय है इनका अंत होगा। तो ये सारे जो है इसमें माने गए हैं, बस ए वाले को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है इनके अनुसार प्राक-सक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। जो सबसे पहली है प्राक-सक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी अवधि कितनी होती है? तो ये मानी गई है 2 से 7 वर्ष वाली प्राक-सक्रियात्मक अवस्था। तो ये तो प्राक वाले की बात है। अगर अंतर्दर्शन अवधि की होती, अंतर्दर्शी अवधि, फिर इसकी होती 4 से 7 वर्ष। और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके जो हमने ये 4 अभी ऊपर किए ही है, 4 बताए थे इन्होंने विकास की अवस्थाएं। इसके बाद एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श या प्रत्यक्षण के द्वारा। अगर कोई दूसरे को आवाज लगाता है तो ध्वनि के द्वारा, क्योंकि उसकी आवाज लगाई जाएगी, सुनेगा, उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया देगा। इसके बाद है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो सही जो कौन से वाला है? इसमें सही की बात करें ऑप्शन डी वाला है। 1, 2 और 3, ये तीनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? अवबोध में तो ये पृथक्करण है, तुलना है, अनुप्रयोग है या फिर अन्वेषण है। अवबोध में एक नहीं है, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, 3 अलग है, एक ठीक है। तो कौन से वाला सही है इसमें? ये ऑप्शन डी वाला, अन्वेषण। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या है? शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवधिबोध के लिए अधिक से अधिक समय मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। तो इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को सहभागिता बनी रहती है और यह शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है, और साथ ही अन्वेषण अवबोध स्तर के अधिगम में शामिल होता है। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद प्रतिपुष्टि, शिक्षण प्रस्तावना या योजना बनाना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा है? योजना बनाना। इसके बाद इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य। तो कौन सा शिक्षण का एक सूत्र नहीं है? ये वाला, दृश्य से अदृश्य की ओर होना, निगमन से आगमन की ओर चाहिए, शिक्षण का सूत्र नहीं होता है जी। और शिक्षण के कुछ सूत्र हैं कौन कौन से, जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और जो स्थायित्व वह प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। तो ये सारे हैं इसमें। तो ये जो है इसको छोड़कर ये वाला निगमन से आगमन की ओर, ये वाला, क्योंकि निगमन से नहीं है, आगमन से निगमन की ओर। इसके बाद आ जाता है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। रेखीय विक्रम है, शाखीय विक्रम है, तैयारी और अर्जन है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है यहाँ पर? तो कौन सा? ये वाला है कि कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। किसी भी व्यक्ति में कौशल को अधिगम से देखा जाता है और किसी भी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन लाने से है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिमान होती है। और कौशल स्थानांतरण को कुछ चरणों के माध्यम से समझा जाता है जो व्यक्ति में मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन लाती है।
इसके बाद है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंत्यक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन से। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण से। इसके बाद है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम, मास्लो, स्किनर या हर्जबर्ग। तो ये जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है और किन के द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम जो है इनके द्वारा। और ये जो सिद्धांत है इनके अनुसार व्यक्ति तय करेगा कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने आत्म संयम को कब लागू करे, जबकि अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत अब्राहम मास्लो, दोहरा कर सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन सा अच्छे शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? ये वाला स्वेच्छाचारी होना, मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। इसके बाद है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है इसमें? तो इस ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मतलब कौन से वाला है सही क्रम? तो इनमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो ये वाला क्रम इसका सही है। इसके बाद है संवेग। इसका एक तत्व नहीं है व्यवहारात्मक, दैहिक, संवेदी या संज्ञानात्मक। तो संवेग जो है इसका एक तत्व नहीं है, वो कौन सा है? तो ये वाला संवेदी वाला। इसके बाद समावेशी कांड की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता, निर्माण का भाव होना, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो समावेशी कांड की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? संवेदनशीलता का होना। ये जो समावेशी कांड जो है एक सामान्य और विशिष्ट के बीच के अलगाव को कम कर समग्र रूप से आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्षमता, निर्माण का भाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना तथा अलगाव समावेशीकरण की सफलता में बाधक है। तो ऑप्शन डी वाला इसमें होगा आधार संवेदनशीलता। इसके बाद है गणित संबंधी अधिगम। अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करेगा? निरस्ता संबंधी दोष, पठन, गणना या कोई सा भी नहीं। तो मैथ से संबंधित कौन सा है? यही है गिनती, गिनना। इसके बाद समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होगा? केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र समावेशी कक्षा में। तो समावेशी कक्षा की बात करें तो इसमें सामान्य और विशिष्ट ये दोनों ही मेल के जो छात्र शामिल इसमें होते हैं, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा जो है विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार देती है। इसके बाद है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों, शब्दों से, वाक्य निर्माण, शब्दों के निर्माण से या किसी से भी नहीं। तो जैसे कोई नई भाषा सीखते हैं या जैसे इंग्लिश ही लगा लो आप, तो शुरू में तो क्या है ABC सीखते हैं। ABC पहले कैपिटल लेटर वाली, फिर वो जो छोटे वाली है ये सीखते हैं, फिर इनको जोड़ जोड़ के बनाना सीखते हैं। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए कौन से वाला? ए वाला, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य का होना। इसके बाद कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक कार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते थे सीखने के बारे में? कि संज्ञानात्मक कार्य है। और इसके लिए कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र में अंतर्गत
सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, और इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में संज्ञान या प्रत्यक्षीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार कोहलर ने यह तर्क दिया था कि किसी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है और समस्या के सभी उपायों को समझता है, वह उनका हल निकालता है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हिंदी ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब शुद्ध जो है यहाँ पर कौन से वाले की है, तो शुद्ध बताना है इसमें। अब इनमें अगर हम शुद्ध देखें तो ये जो ऑप्शन 1 में है जागृति, मतलब जागना, तो यही जो है इसमें शुद्ध मानी गई है। इसके बाद किसके पास, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है। अभावग्रस्त, दीनहीन, अकिंचन या महादीन। जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन उसे कह देते हैं। इसके बाद इसमें क्रिया विशेषण है, अंधेरा, धीरे धीरे, सौंदर्य या चाल चलन। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा गुणांक विशेषता बताते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे क्रिया विशेषण। तो कौन सा है इसमें, यही है धीरे धीरे वाला, मतलब काम की विशेषता धीरे धीरे करना या धीरे धीरे चलना। इसके बाद है निर्दय का जब हम विलोम बनाएंगे कौन सा बनेगा, सहृदय, सभ्य, सह्य या सद्य। तो कौन सा बनता है इसका, तो यही बन जाएगा निर्दय, मतलब सदया। इसके बाद है अनस्वर, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जैसे, तो ये नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट न होने वाला, या जो इंद्रिय के द्वारा न जाना जा सके, अनस्वर। और ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा था नष्ट न होने वाला, अनस्वर। इसके बाद है अखरोट, तत्सम रूप है, अक्ष्वाट, अक्षोट, असरोट या अक्षरोट। अखरोट का तत्सम रूप मतलब संस्कृत का, संस्कृत में क्या कहते हैं, तो यह है अक्षोट, और हिंदी में अखरोट, मतलब तद्भव। इसके बाद इनमें से प्रकंपित वर्ण है, र, य, ल, व। कौन सा प्रकंपित। अब प्रकंपित है कौन से वाला, ये वाला र, लुंठित ल है और प्रकंपित र। ये अर्ध वर्ण भी कह देते हैं इनको, यावा को, और अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं इनको, या, र, ल, व। इसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति, इसमें उपसर्ग है प्रत्यय, प्रति, प्रत या प्रत्यु। कौन सा वाला, तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, अर्थात प्रति जो है इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपदान कारक से। अपदान कारक का उदाहरण में कौन सा है, राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। तो कौन सी है इसमें, तो इसमें देखें तो ये सारे इसमें जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं, क्योंकि घर से निकलना ये भी अलग हो रही है घर से, सीता गीता से अच्छा गाती है। तो इसमें देखें तो ये जो है इसका उदाहरण तो नहीं लगता है, मुझे आपसे डर लगता है, ये डर लगने में भी है। तो इसको छोड़कर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सारे जो है इसमें सही हैं, लेकिन जो है यहाँ पर अगर देखें तो HSC जो उन्होंने, मतलब HBSC ने, तो ये सारे ही जो इसमें माने थे, लेकिन सीता गीता से अच्छा गाती है, तो ये अच्छा जो लगना है ये रुच धातु में होता है। रुच धातु की बात करें तो इसमें योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये जो है इसका उदाहरण इसमें नहीं है, बाकी और सारे के सारे हैं। या तो फिर इसमें ऐसे होता है अपदान कारक का एक उदाहरण नहीं है तो फिर ये वाला था इसका, बाकी और सारे थे। तो हो सकता है यहाँ पर इसमें कुछ ये। तो नेक्स्ट आ जाता है तत्संकर, संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है, इसमें कौन सा है, और जो ऑप्शन ए में है तत्संकर। इसके बाद आ जाता है स्थावर, इसका विलोम विपरीतार्थक उल्टा कौन सा बनेगा। स्थावर का क्या होता है, जंगल, संपत्ति, स्थापना है जंगम, तो यही होता है जंगम। ये फल उसके लिए है, वाक्य में रेखांकित अंश है, तो ये अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान मतलब कौन सा है,
ये फल उसके लिए है। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन रहेगा इसका ये वाला, अन्य पुरुष, एक वचन और संप्रदान में। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। सव्यसाची क्या होता है? और सव्यसाची की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। ये क्या देते हैं? बाएं हाथ से काम करने वाला। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं और कुछ जो है लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो ये बाएं हाथ से लिखने वाले जो है, काम करने वाले, सव्यसाची। नेक्स्ट है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष्य है वह उपासक श्रेष्ठ या वह श्रेष्ठ उपासक है। कौन सा होगा इसमें? तो ये वाला उपासक। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, शाम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। अब पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है कौन से वाले में? इसी में, ये जो है ये वाली। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? अपने विभाजन के बाद अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। सार्थक, रूढ़, यौगिक या यौगिक शब्द कौन से हैं? तो ये ऑप्शन बी वाले हैं, योग रूढ़ शब्द। मतलब कहने का है कि जैसे आपने समास में पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास, उसमें अन्य पद प्रधान होता है, तो सेम है, बस ये भी वैसे ही। तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट आ जाता है, गुरु की समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसे गुरुकुलवासी, अंत्यवासी, छात्रावासी, आश्रमवासी क्या कहेंगे हम? तो क्या कहा जाता है उसे? अंत्यवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। इसके बाद है, उतर गई लोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? कहावत का मतलब क्या है? लोकोक्तियां हैं, जैसे कहावत होती है, कंगले को किसी हानि की मतलब जो कंगाल है उसको किसी हानि की जो आशंका ही नहीं होती, क्योंकि पहले कंगाल है। गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं होता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? तो क्या कह देते हैं? बेशर्म जो होते हैं उस व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता है। इसके बाद है कृदंत प्रत्यय। ये संज्ञा, धातु, सर्वनाम या विशेषण किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत। तो किसके साथ जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे धातु के साथ में। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो है उनके अंदर रहती है कि हमें पता नहीं लगता है कि ये कृदंत में जुड़ेंगे धातु में जुड़ेंगे। जैसे कृदंत है, त आ गया तो धातु के साथ जुड़ेंगे। बस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है जनार्दन, किन का पर्यायवाची है? राम, विष्णु, कृष्ण या फिर ब्रह्मा का? जनार्दन। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो विष्णु का है। इसके बाद है, सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी। वाक्य का सही भेद। प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी, संदेह, प्रश्न, विधान या आज्ञा? अब इसमें देख सकते हैं, आप देखते हैं एकदम से बता दोगे इसमें कौन सा है, क्योंकि शंका तो कोई नहीं है इसमें, क्वेश्चन भी कोई नहीं किया गया है, यहाँ पर किसी को कोई आज्ञा भी नहीं दी गई है, तो बच गया कौन सा? ये वाला। तो विधानवाचक जो है उसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी तो कौन सा हो सकता है इसमें? तो यही होगा, क्योंकि छोटी तो होने से रही इसमें, ये नहीं हो सकती। अब आनी, नी या ई, सावधानी ई, तो यही जो इसमें हो जाएगा। सियार का तत्सम क्या बनता है? श्रृंगार, श्यालक, सियार या श्रृंगाल? सियार का। तो सियार किसको कह देते हैं? गिद्दड़, लोमड़ी जो होती है श्रृंगाल, तो उसको कह देते हैं। इसके बाद है पित्राज्ञा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा? पित्राज्ञा, पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा। इसके बाद इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, अगर, नगर या जादूगर? तो कौन सा है यहाँ पर? ये ऑप्शन डी वाला है, जादूगर।
नेक्स्ट आ जाता है मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होगी। मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के बाद प्रकट होने वाली ध्वनि स्पर्श, वर्ष, अंतस्थ या ऊष्म कौन सी होगी। तो उत्समान, जैसे जब अपने मुंह से इनको बोलोगे आप स ह जो होते हैं स ह, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो ऊष्म कह देते हैं इनको, और सल वर्ण भी इनको कह देते हैं। इसके बाद है षटपद का पर्यायवाची है तितली, मकड़ी, भ्रमर या केकड़ा। षटपद का तो कौन सा होता है इसका। तो इसका देखें तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है, भ्रमर मतलब भौरा, क्योंकि 6 पाँव होते हैं इसको, तो षटपद इसलिए कह देते हैं। इसके बाद एक उद्देश्य एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य है। संयुक्त, मिश्र, साधारण या ज्ञात क्या होता है, जिसमें एक ही उद्देश्य है एक ही विधेय हो, तो साधारण वाक्य से हम कहेंगे। इसके बाद है देहलता एक सामाजिक पद में कौन सा समास है। कर्मधारय, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व समास। देहलता तो कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय है। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अहुण्य, अक्षुण्ण, अक्षुण्य, अक्षुण्ण कौन सा है सही इसमें। अब सही देखें तो ऑप्शन सी वाला इसमें, ये जो अक्षुण्ण जो यहाँ पर आया है इसी को क्या है इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प यहाँ पर नहीं है। तो इसमें एक नहीं है, कौन सा, जैसे ओस है तो इसको तुहिन, शबनम, फाका या तुषार क्या कहेंगे, जिसका एक विकल्प नहीं है। अब नहीं में बताना है यहाँ पर, और ऑप्शन बी वाला फाका ये वाला, जबकि तुहिनम, शबनम, तुषार ओस के ही समानार्थी है। फाका जो है, फाका किसको कह देते हैं, उपवास को कह देते हैं, उपवास को, उपवास। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का एक विकल्प नहीं है। यहाँ पर भी यही बताना है यतन का। अब यतन का एक नहीं है, कौन सा, ये वाला मृषा, परिश्रम, मेहनत, प्रयास कह देते हैं। तो मृषा का मतलब क्या, झूठ बोलना, झूठ को कह देते हैं मृषा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। सांप, सांप को क्या कह देते हैं हम, तो विष को धारण करने वाला अर्थात विस्तार। इसके अलावा अमरपुर ये इंद्रलोक को कह देते हैं, सूर्य मतलब देवताओं को कह देते हैं, अमर मतलब आदित्य को कह देते हैं। इसके बाद है दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए विष का, तो कौन सा होता है विष का, विष का मतलब गर्ल। रात्रि, रैन, यामिनी, विभावरी, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, गहरा मतलब अगाध, गहन, अतल, स्पर्शी ये कह देते हैं इनको। इसी बाद दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। कोविद, पताका, तुरंत, विद्वान या बेरहम क्या बनेगा इसका, तो यही बनेगा कोविद मतलब विद्वान। पताका ध्वजों को कह देते हैं झंडा, केतु, तुरंत मतलब झटपट, शीघ्र अविलंब, बेरहम मतलब क्रूर, बेदर्दी बेजास को कह देते हैं। इसके बाद है वृक्ष का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है वृक्ष का पर्यायवाची, ये वाला मंजरी, क्योंकि मंजरी का क्या है फूल होता है। इसके बाद है इनमें से क्षणभंगुर शब्द का पर्यायवाची एक नहीं है। अब क्षणभंगुर का नहीं है कौन से वाला, जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला हो, क्षणिक, एक क्षण में जो भारी लगे या नश्वर, तो कौन सा, यही वाला, क्योंकि और सारे हैं इसको छोड़कर। फूल का समानार्थक पद कौन सा है इसमें, तो कौन सा है, फूल को क्या कह देते हैं, पुष्प भी कह देते हैं, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प, पुष्प ये सारे कह देते हैं। इसके बाद इनमें से कौन से शब्द भ्रमण का वाचक नहीं है। विपर, भूदेव, द्विज या शंभु भ्रमण का एक वाचक नहीं है, वो कौन सा है। अब इनमें देखें तो ये ऑप्शन डी वाला था जो शंभु है, तो यही भ्रमण का वाचक नहीं है, क्योंकि विपर, द्विज, भूदेव, भ्रमण ये सारे कह देते हैं इनको। इसके बाद क्षण का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है, दुर्बल, कमजोर, कठोर या बलहीन, क्षण का अब नहीं है तो ये वाला, क्योंकि और सारे हैं कठोर को छोड़कर, क्योंकि कठोर को कड़ा, निष्ठुर, ठोस, रुखा ये कह देते हैं हम। इसके बाद दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। शूल, कनक मतलब कंदर जो है, कंदर का बताना है।
तो कंदर का क्या है? खो। गुफा कह देते हैं इसको, कंदरा, दर्रा कह देते हैं। सूल को क्या कह देते हैं? पीड़ा, दर्द, चुभन। कनक किस कहते हैं? सोने को, सोना, स्वर्ण, कंचन, महारजत। इसके बाद आ जाता है कालांदी। ये किसका नाम है? गंगा, नदी, धरती या यमुना का? तो किनका नाम है? यमुना का। गंगा को देवनदी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, अमृतरंगी ये कह देते हैं। धरती को पृथ्वी, भूधरा, रत्नगर्भा, भूमि, वसुंधरा ये कह देते हैं। नदी को सरिता वाहिनी, तटिनी, प्रवाहिनी, नद, जलमाला ये हम कह देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित यहाँ पर रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राग और डैश दोनों विपरीत भाव है, सहित, रागी, सराग या द्वेष। तो कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला, राग और द्वेष, मतलब प्रेम और दुश्मनी। इसी बाद निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनिर्दिष्ट शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? वह बेहतर करता है, सत्य की विजय होती है, सुंदर है, अपराधी है। तो इनमें से अनिर्दिष्ट शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है कौन से में? ऑप्शन बी वाले में, कि सत्य की विजय होती है। अनिर्दिष्ट मतलब झूठ। इसके बाद जातीय शब्द का विलोम क्या बनेगा? प्र, अन, को या विजातीय। जातीय तो कौन सा बनेगा? विजातीय। इसके बाद है इन विकल्पों में से किस विकल्प में दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अवंती। अवंती का किस में प्रयोग हुआ है? भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, शारीरिक दुर्बलता हो रही है, आर्थिक विसंगति है, आर्थिक जागृति है। तो अवंती, उन्नति यही होता है। तो कौन सा बनेगा? यही बन जाएगा। एक तो वृद्धि से है, एक आनी से है, लाभ आनी होता है जैसे। तो उन्नति मतलब बढ़ना और अवंती मतलब घटना। इसके बाद है यहाँ पर निम्न रेखांकित शब्दों के विलोम दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को जहाँ आपने फिल करना है। मतलब उत्तम प्रकृति के लोग, ये जो अंडरलाइन है, सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट, निर्लज, अपमानित, असहनीय, लांछित होते हैं। क्या होगा? तो इसमें कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा। सम्मानित मतलब अपमानित, क्योंकि विलोम उल्टा बनाना है। निर्लज, सलज, असहनीय, सहनीय हो जाता है जैसे। नेक्स्ट आ जाता है आज अमावस्या की रात है। तो ये पूर्ण काली एकादशी पूर्णिमा क्या बनेगा? अमावस्या। मोक्ष को क्या देते हैं देसी भाषा में? क्योंकि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये अमावस्या मतलब मोक्ष पूर्णिमा वाला अमावस्या, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या, शुक्ल कृष्ण, तो कृष्ण पक्ष। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, अर्थात पूर्णिमा, मतलब जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है, जिसमें अंधेरा रहता है, अमावस्या। इसके बाद है किस शब्द का विलोम है? यहाँ पर रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसका उल्टा बनाना है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, राजतंत्र, भ्रष्टतंत्र। तो कौन सा है? राजतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है, और राजतंत्र में शासन की वह प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वस्व होता है, और राजा जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता, बल्कि वंशगत प्रणालियाँ जैसे मतलब दूसरे देश में होती है कि उनके परिवार में से आगे जावे चुने जाते हैं। तो ये वो वाली है। इसके बाद आ जाता है अविचालक विलोम में से नहीं है। जड़, डामाडोल, विकल या ढुलमुल। तो कौन सा यहाँ पर एक इनमें नहीं है? अब नहीं देखे तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला, अर्थात जड़ वाला, क्योंकि इसके क्या देते हैं? अटल भी कह देते हैं, आड़ी, स्थिर, अचल, नित्य, दृढ़, जो मतलब अपनी जगह से नहीं हिले। इसके बाद संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से युक्त वाक्य है वीर, विपन्न, अपंग या शाही। कौन सा है? तो यही है ऑप्शन सी वाला, विपन्न। वीर को क्या कह देते हैं? कायर, भीरू, डरपोक। अपंग को सर्वांग, पूर्ण कायर, अनपंग। शाही को रंक, आवाम कह देते हैं। इसके बाद गुरु थोड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है?
भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। वजनदार हथौड़े से प्रहार कर रहा था। लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो ऑप्शन डी वाला, लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। गुरु लघु मतलब बारीआड़ का। कौरवों के चक्रों के कारण अल्पायु में अभिमन्यु की वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम कौन सा बनेगा? लघु, चिरंजीवी, विरक्ति या चिरायु। अल्पायु किसे कह देते हैं? जिसकी आयु कम हो और जिसे तुम्हारी उम्र लंबी हो उसे क्या कह देते हैं? दीर्घायु कह देते हैं। चिरायु मतलब चिरंजीवी, चिरायु। तो कौन सा होगा ये? डी वाला। चिरंजीवी का मतलब क्या है? बहुत समय तक जीवित रहने वाला। बहुत समय तक जीवित रहने वाला उसे क्या देते हैं? चिरंजीवी रहो। विरक्ति कहते हैं, विरक्ति क्या देते हैं? वैराग्य को, उदासी या फिर जो नाराजगी होती है उसको कह देते हैं। इसके बाद है इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। अब इसका बताना है उल्टा सुगंध का। सुगंध मतलब दुर्गंध कह देते हैं। बाजार में अधिक कोलाहल था। तो इस वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर विलोम कौन सा बनेगा? कोलाहल। तो कोलाहल मतलब क्या बनेगा इसका? शांति बनेगा। मतलब एक तो बहुत शोर शराबा हो, एक बिल्कुल शांति हो, तो यही बनेगा इसका। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो ये लाभ का क्या बनेगा यहाँ पर? लाभ हानि। तो ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।